नमस्कार। उन्नति ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। बेटा, हम एग्रीकल्चर में लास्ट टाइम पे मधुमक्खी पालन के बारे में बता रहे थे और मधुमक्खी पालन के बारे में बता रहे थे तो हमने बेटा लास्ट टाइम पे ये पढ़ा था कि मधुमक्खियों से शहद निकालने की कौन सी विधि होती है। तो 2 विधियाँ होती है उसके बारे में। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं से आगे स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं तो हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो एक इस पर छोटा सा पॉइंट हमारा पीछे छूट गया था, जिसको मैं यहाँ नोट करा देता हूँ आपको। वो पॉइंट ये था कि बेटा जो रानी के पास डंक अविकसित होता है, विकसित प्रकार का नहीं होता है, अविकसित होता है जिसका प्रयोग वह अन्य रानियों के साथ लड़ने में करती है। अन्य रानियों के साथ लड़ने में करती है। तो अन्य रानियां जो होती है उनके साथ लड़ने में करती है। तो ये बात आप याद रखें कि अन्य रानियों के साथ जो ये लड़ती है तो लड़ने के लिए क्या करती है, अपने डंकों का प्रयोग करती है। चलिए बेटा इसी से आगे हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम नए टॉपिक पर चलते हैं, जिसको कहा जाता है मधुमक्खी पालन, कृत्रिम मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी पालन कैसे होता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है मधुमक्खी पालन। देखिए, जिसको कहा जाता है एपीकल्चर, इसको बोला जाता है एपीकल्चर। क्या है मधुमक्खी पालन? देखिए, मधुमक्खियों को कृत्रिम छत्तों में पालना, मधुमक्खियों को कृत्रिम छत्तों में पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खियों को कृत्रिम छत्तों में भी पाला जाता है और कृत्रिम छत्तों में पालना क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। अब मधुमक्खी पालन बेटा कहाँ कहाँ किया जाता है? मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधुमक्खी पालन जो किया जाता है बेटा वो 3 जगह पर किया जाता है सबसे ज़्यादा। एक तो किया जाता है केरल में, दूसरा होता है तमिलनाडु, तीसरा है मध्य प्रदेश एमपी और चौथा है राजस्थान। इन 4 ऐसे राज्य होते हैं बेटा जिनमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। और राजस्थान के कौन से भागों में बेटा? पूर्वी उत्तरी भाग में। कौन से? पूर्वी उत्तरी भागों में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। तो इनमें अब मधुमक्खियाँ पालन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो मधुमक्खियाँ वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा पाली जाती है जहाँ पर बेटा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो एक बात याद रखना बेटा, मधुमक्खी पालन ज़्यादातर अधिक पादपों व पुष्पों वाले स्थानों पर किया जाता है। पादपों व पुष्पों वाले स्थानों पर किया जाता है। इतना याद रखें कि अधिक पादपों वाले स्थानों पर या पुष्पों वाले स्थानों पर किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन जो हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या होता है और मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है। चलिए, अब राजस्थान के पूर्वी उत्तरी भागों में होता है। और बेटा मधुमक्खी पालन के लिए आपको क्या क्या उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ते हैं मधुमक्खी पालन के उपकरण। देखिए, मधुमक्खी पालन के उपकरण कि मधुमक्खी पालन के लिए किस किस प्रकार के उपकरणों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए हमें। तो देखिए बेटा, मधुमक्खी पालन के लिए जो सबसे पहला उपकरण हमें चाहिए वो चाहिए होता है कृत्रिम छत्ता। सबसे पहला उपकरण है कृत्रिम छत्ता। कृत्रिम छत्ता
और कृत्रिम छत्ता जो होता है बेटा, वो ध्यान से सुनना, ये किसका बना होता है? ये लकड़ी या धातु से बना बक्सा होता है, से बना बक्सा होता है, बक्सा होता है। ये लकड़ी या धातु से बना क्या होता है? एक बक्सा होता है। और ये बक्सा होता है तो इसके दो भाग होते हैं, जिसके दो भाग होते हैं, जिसके दो भाग होते हैं। याद रखना, इसमें कितने भाग होते हैं बेटा? दो भाग होते हैं। दो भाग कैसे होते हैं देखिएगा आप लोग कि दो भाग किस तरह होते हैं। देखिए बेटा, मैं अगर यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ तो ये इस तरह का बना बक्सा होता है और इस तरह का बना बक्सा होता है। तो बेटा इसके दो भाग होते हैं। ऊपर का जो भाग होता है, ये ऊपरी वाला जो कोष्ठ है, इस कोष्ठ को कहा जाता है सहैद कोष्ठ। कौन सा कहा जाता है? सहैद कोष्ठ। ये कितना भाग बनाता है? 1/4 भाग। पूरे छत्ते का कितना बनाता है बेटा? 1/4 भाग। और इसके नीचे वाला जो बड़ा भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा कौन सा? लार्वा अथवा रानी कोष्ठ, अथवा रानी कोष्ठ, जिसको शिशु कोष्ठ भी कहा जाता है, शिशु कोष्ठ। और ये जो शिशु कोष्ठ होता है बेटा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा, शिशु कोष्ठ में जो होता है, इसमें ये कितना भाग बनाता है? 3/4 भाग। कितना बनाता है? 3/4 भाग, 3/4 भाग बनाता है। तो इसमें बेटा, इस भाग में छोटे छोटे इस तरह के बेटा छोटे छोटे क्या होते हैं कि षष्ठीय कोण के क्या होते हैं? कक्ष होते हैं इस तरह के। और इनमें क्या भरा जाता है? शहद भरा जाता है। तो आप याद रखें, तो ये जो भाग है इसमें क्या भरा होता है? शहद। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, समझिएगा बेटा, अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। चलिए, तो बेटा ये धातु या प्लेट से, धातु या प्लास्टिक से, ऐसे लिख देते हैं, प्लास्टिक से बने षष्ठकोणीय शहद रखने वाले कोष्ठ, शहद रखने वाले कोष्ठ, जिनमें शहद को रखा जाता है। अब इस प्लेट के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है बेटा, इस प्लेट के बीच में एक छोटा सा क्या होता है? छिद्र। और ये जो छिद्र है, ये जो छिद्र है, यहाँ से सिर्फ श्रमिक अंदर आ जा सकती है। तो ये जो बेटा ये है छिद्र, और ये छिद्र है, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्लेट छिद्र। इस प्लेट छिद्र, तो इससे केवल श्रमिक शहद कोष्ठ में आ जा सकती है, शहद कोष्ठ में आ जा सकती है, आ जा सकती है। श्रमिक ही केवल शहद कोष्ठ में आ जा सकती है, क्योंकि अगर रानी इसमें पहुंच जाएगी तो बेटा रानी क्या देगी? अंडे। क्योंकि रानी का प्रवेश निषेध होता है इसमें, रानी का प्रवेश निषेध होता है, मतलब रानी इसमें प्रवेश नहीं कर पाती, निषेध होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या होता है बेटा? कोष्ठ नहीं होता, छोटा सा कोष्ठ होता है। तो रानी इसके अंदर आ ना सकती है, ना तो जा सकती है, ना ही इससे बाहर आ सकती है। अब बेटा इस भाग में क्या होता है, तो आप ये भी याद रखना कि ये जो भाग होता है इसमें रानी रहती है। कौन रहती है? इसमें रानी रहती है, रानी रहती है जो अंडे देने का कार्य करती है, अंडे देने का कार्य करती है, अंडे देने का कार्य करती है। तो अंडे किस भाग में दिए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, अंडे बेटा हमेशा किस शिशु कोष्ठ में दिए जाते हैं। अब ये तो हो गया बेटा कृत्रिम छत्ते के बारे में कि कृत्रिम छत्ते में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। तो शहद कोष्ठ, एक लार्वा या शिशु कोष्ठ का नाम भी दिया जाता है। अब बात ये आ जाती है बेटा कि कृत्रिम छत्ता जो होता है, इसके यहाँ पर एक बड़ा छिद्र होता है और इस बड़े छिद्र से बेटा कोई भी जीव आ जा सकता है। तो ये क्या है? छिद्र जी, मतलब इससे रानी भी बाहर आ सकती है और कौन आ सकती है बेटा? इससे श्रमिक भी बाहर आ सकती है। पर रानी
शहद कोष्ठ तक नहीं जा सा पाती। चलिए, ये तो हो गया बेटा कृत्रिम छत्ता, जिसके ये भाग होते हैं। कृत्रिम छत्ते के बाद में बेटा ये दूसरे जो होते हैं, वो दूसरा उपकरण होता है सिर को ढकने वाली जाली। सिर को ढकने वाली जाली, ढकने वाली जाली या हेलमेट, जाली अथवा हेलमेट, ये तो आप सब जानते हो, ये मधुमक्खियों से बचने के लिए होता है हेलमेट। ये कैसा होता है बेटा, वो भी देख लीजिए। इसमें इस तरह की एक टोपी होती है, इस तरह की एक टोपी होती है, और ये जो टोपी है बेटा, तो ये मैंने टोपी बना दी, इस तरह की एक टोपी होती है, और इस टोपी के आगे बेटा क्या लगी होती है, जाली लगी होती है इस तरह। तो ये जो लगी होती है, तो इसको बोलते हैं सिर को ढकने वाली टोपी या जाली। ऐसी जाली होती है, और इसको सर पर लगा लिया जाता है। तो सिर पर लगा लिया जाता है, तो ये क्या होती है बेटा, इससे बचाती है। तीसरा जो उपकरण आता है आपका, वो होते हैं रबर के दस्ताने, रबर के दस्ताने, और ये भी बेटा इसी काम में आता है मधुमक्खियों से बचाने के लिए। चौथा होता है जो होता है बेटा चाकू, और चाकू की सहायता से, चाकू जो होता है नाइफ बेटा, इसकी सहायता से शहद को निकाला जाता है। पांचवा जो उपकरण आता है वो आता है बेटा लोहे की प्लेट या प्रस्तर, लोहे की प्लेट। और लोहे की प्लेट किसके काम आती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मधुमक्खी के छत्तों के पेंदों की सफाई में, मधुमक्खी के छत्तों की पेंदों की सफाई में, पेंदों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है, सफाई में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, उपकरण की बात की जाए, जब उपकरण की बातें कर रहे हैं, तो देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा जो 6 आने वाला है, वो 6 आता है बेटा कौन सा, शहद निकालने वाला उपकरण, शहद निकालने वाला उपकरण, शहद निकालने वाला उपकरण। इससे क्या निकाला जाता है बेटा, शहद निकाला जाता है। और शहद निकालने वाला उपकरण किस तरह का होता है, तो वो भी आप ध्यान से देखिए। तो ये अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। पहले तो ये अपकेंद्रण क्रिया द्वारा घुमाकर शहद निकाला जाता है, घुमाकर शहद निकाला जाता है, शहद निकाला जाता है। अपकेंद्रण क्रिया द्वारा घुमाकर शहद निकाला जाता है। इसमें कैसे निकाला जाता है, तो बेटा वो भी देख लीजिए कि शहद वाला उपकरण होता कैसे है। मैं आपको बता देता हूँ कि शहद निकालने वाला उपकरण किस तरह होता है। तो बेटा शहद निकालने वाले उपकरण में एक बड़ी चीज इस तरह का डिब्बा होता है, और इस तरह का डिब्बा होता है। तो बेटा इस डिब्बे में यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है, और इस पर एक रोड लगी होती है। क्या लगी होती है, रोड, इस तरह। और ये जो रोड लगी होती है, तो इस रोड के पास एक हैंडल होता है, इस तरह का क्या होता है, हैंडल, ये हैंडल होता है। और इस हैंडल पर बेटा यहाँ पर क्या लगी होती है, ब्लेड, इस तरह की ब्लेडें लगी होती है, इस तरह की ब्लेडें लगी होती है, इस तरह की ब्लेडें लगी होती है। तो यहाँ पर इस तरह की ब्लेडें लगी होती है। इस तरह की ब्लेडें लगी होती है, और ये हैं ब्लेडें, ब्लेड, और ये है बेटा हैंडल जिससे घुमाया जाता है। ये है हैंडल, और इस हैंडल को इस तरह घुमाया जाता है, और यहाँ से डाला जाता है बेटा शहद डालने का स्थान, शहद डालने का स्थान यहाँ से डाला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर एक टोटी लगी होती है, टंकी लगी होती है, और ये जो टंकी लगी होती है, तो यहाँ से शहद को निकाल लिया जाता है, यहाँ से शहद। तो ये क्या लगी होती है, टोटी, जहाँ से शहद को घुमाकर निकाल लिया जाता है। तो ये सारे जो मैंने उपकरण पढ़ाए हैं बेटा, ये उपकरण किसके हैं, ये शहद निकालने के क्या हैं, उपकरण हैं। तो आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि शहद किस तरह निकाला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बेटा आप जो पढ़ रहे हो, ये तो मधुमक्खी पालन में काम आने वाले उपकरण हो गए। उसके बाद बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो पढ़ने वाले हैं मधुमक्खियों को पकड़ा कैसे जा सकता है। मधुमक्खियों को पकड़ना एक छोटा सा टॉपिक है,
मधुमक्खियों को पकड़ना, कि कैसे आप मधुमक्खियों को पकड़कर छत्तों में रख सकते हैं। तो मधुमक्खियों को कब पकड़ा जाता है, तो अगर समय की बात की जाए बेटा तो कब किया जाता है, शाम या प्रातःकाल। कब पकड़ा जाता है, शाम या प्रातःकाल को पकड़ा जा सकता है। पकड़ने के लिए क्या करते हैं, शरबत या चीनी का घोल, चाशनी, शरबत या चीनी का घोल से सना कपड़ा को आंगन में रखने पर, मधुमक्खियां आ जाती है। आंगन में रखने पर मधुमक्खियां आ जाती है और मधुमक्खियां आ जाती है जिन्हें पकड़कर छत्तों में डाला जा सकता है, जिन्हें पकड़कर छत्तों में रखा जा सकता है, पकड़कर छत्तों में रखा जा सकता है, छत्तों में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। अगर तुम्हें पूछा जाए कि बेटा कैसे रख सकते हैं, तो सिंपल सा है कि आप एक शहद से, चीनी के घोल से, शहद से भीगा हुआ कपड़ा लो और उसको आंगन में रख दो। तो आंगन में रखने से आप क्या करोगे बेटा, मधुमक्खियां उसके पास आ जाती है और उससे पकड़कर लग सकते। दूसरा है चीनी या शरबत के घोल को पौधों के पास रखने से, पौधों के पास रखने पर भी मधुमक्खियां आकर्षित होती है, मधुमक्खियां आकर्षित होती है और उन्हें आसानी से पकड़कर छत्तों में रखा जा सकता है, और उन्हें आसानी से पकड़कर छत्तों में रखा जा सकता है, से पकड़कर छत्तों में रखा जा सकता है, पकड़कर छत्तों में रखा जा सकता है, छत्तों में रखा जा सकता है। याद रखिएगा, इन्हें आसानी से पकड़कर कहाँ रखा जा सकता है, छत्तों में रखा जा सकता है। तो ये कुछ विधियां हैं जिनकी सहायता से मधुमक्खियों को पकड़ा जा सकता है। चलिए बेटा, मधुमक्खियां पकड़ ली हमने। अब लास्ट रह गया बेटा मधुमक्खी पालन का कृषि में महत्व है, कि कैसे मधुमक्खी पालन का कृषि में क्या महत्व है। तो नया हेडिंग है बेटा हमारा मधुमक्खी पालन का कृषि में महत्व है। मधुमक्खी पालन का कृषि में महत्व है, पालन का कृषि में महत्व है, कृषि में महत्व है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि मधुमक्खी पालन का कृषि में क्या महत्व है। तो बेटा मधुमक्खी पालन के दो महत्व है कृषि में। पहला जो महत्व है वो है बेटा कौन सी, परागण क्रिया में, परागण क्रिया में। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है कि मधुमक्खी किस में सहायक होती है, परागण क्रिया में। पराग कणों को एक जगह से कहाँ ले जाती है, दूसरे जगह पर। तो बेटा ध्यान सुना, मधुमक्खी लगभग 80% पौधों में, लगभग 80% पादपों में परागण क्रिया करती है, पादपों में परागण क्रिया करती है, परागण क्रिया करती है। 80% पादपों में परागण जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, मधुमक्खियों के द्वारा होती है। अब ध्यान सुना, मधुमक्खी की पिछली टांगों पर, मधुमक्खी की पिछली टांगों पर, पिछली टांगों पर रोम या बाल पाए जाते हैं, रोम या बाल पाए जाते हैं, रोम या बाल पाए जाते हैं।
तो पिछली टांगों पर क्या पाए जाते हैं? रोम या क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। जो परागधानी का निर्माण करते हैं, जो ब्रश की तरह होकर किसका करते हैं? निर्माण करते हैं। जो परागधानी की का निर्माण करते हैं या उसकी तरह कार्य करते हैं, जिससे परागकण चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। आपको इतना ही याद रखना है बेटा कि दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। तो पहला काम होता है 80% पादपों में परागण की क्रिया कौन करती है? मधुमक्खी क्रिया करती है। दूसरा जो काम होता है बेटा संकरण में, दूसरा क्या करते हैं? संकरण में। तो याद रखिए बेटा, संकरण जब परागण हो रहा है तो अलग अलग पौधे, तो सिंपल सा है कि मधुमक्खी अलग अलग जातियों, मधुमक्खी अलग अलग किस्मों के अलग अलग किस्मों के परागकणों की वाहक होती है, परागकणों की वाहक होती है, अलग अलग वाहक होती है, जो परागकणों की वाहक होती है, जो संकरण में सहायक होती है, संकरण में सहायक होती है, जिससे नई किस्में बनती है। सहायक होती है जिससे नई किस्में बनती हैं, जिससे नई किस्में बनती है, सॉरी याद रखना, जिससे नई किस्में बनती हैं, जिससे नई किस्में बनती हैं, से नई किस्में बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ये आपके मधुमक्खी पालन के लाभ हो चुके हैं। आपको इतने ही आपको पढ़ने हैं कि मधुमक्खी पालन में किस तरह के लाभ होते हैं और उसके बारे में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए बेटा कि आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से ऐसे कृषि क्षेत्र है जहाँ पर बेटा मधुमक्खी पालन किया जा सकता है या मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस पर बेटा हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम लास्ट पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं, कुछ विशेष पॉइंट्स बेटा। तो विशेष पॉइंटों में क्या है? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, देखिए मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं, की ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो मधुमक्खी पालन की क्या देती है? ट्रेनिंग देती है, लोगों को सिखाती है कि मधुमक्खी पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहली जो संस्थाएं वो हैं खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, खादी ग्रामोदय होगा बेटा, खादी ग्रामोदय विद्यालय, खादी ग्रामोदय विद्यालय, यह है शिवदासपुरा जयपुर, शिवदासपुरा जयपुर। ये मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग देती है बेटा। सबसे दूसरा है अखिल भारतीय समान्वित, ये एनसीईआरटी ने गलत लिखा बेटा, समान्वित होगा, समान्वित अखिल भारतीय समान्वित अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। और ये जो संस्थान है ये कहाँ पर है? कोटा, कोटा राजस्थान, ये भी देता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राजकीय कृषि तथा मधुमक्खी पालन संस्थान, मधुमक्खी पालन संस्थान, राजकीय कृषि तथा मधुमक्खी पालन संस्थान। और ये है बेटा कहाँ पर है? जोलीकोट। और जोलीकोट कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है बेटा? यूपी। तो ये सारे संस्थान
मधुमक्खी पालन की क्या देते हैं, जानकारी। तो आशा करता हूँ बेटा आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। मिलते हैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।